हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम जनरली बात कर रहे हैं दो कंसेप्ट्स के बारे में। वन इज स्टॉक मार्केट एंड अनदर वन इज़ रियल एस्टेट। काफ़ी अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, बट फिर भी कई बार जब डिफरेंशिएट आता है इन दोनों के बीच में कि शेयर मार्केट क्या है, रियल एस्टेट क्या है और स्पेशली डिफरेंस दोनों में बीच में क्या है, तो कुछ पॉइंट्स बनाने डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो अवेलेबल भी नहीं है काफ़ी जगह पर ये आंसर, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डालकर आपको आज ये भी जो आंसर है ये अवेलेबल हो जाए और काफ़ी हद तक बच्चों को ये भी मदद मिल जाए। तो चलिए बिना देरी से आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन कर लिया जाएगा और दोनों के बीच का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या है। तो मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया हुआ है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे इंडियन कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो बाय और सेल किए जाते हैं। मतलब जो शेयर्स होते हैं कंपनीज़ के, जिस मार्केट में उन शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है उस मार्केट को स्टॉक मार्केट का नाम दे दिया जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज़ के शेयर पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स उनको बाय और देन उसके बाद होल्ड कर कर कुछ समय सेल भी कर देते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्रोसेस आपके पास इन्वॉल्व होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास राइट टाइम है कि अभी खरीद कर अभी बेच देना है, तो भी आप इसमें डील कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपने होल्ड करके लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना है और मतलब लंबा टाइम इस चीज़ में बेनिफिट कमाना है, तो यू कैन ऑल्सो डू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन दिस केस। तो स्टॉक मार्केट एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं कंपनीज के शेयर्स को, राइट। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट भी एक बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, बट शेयर्स का नहीं। ये है बाइंग और सेलिंग का प्लेटफॉर्म। कौन सा वाला? जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की डीलिंग होती है। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बाय भी किया जाता है, देन प्रॉपर्टी को सेल भी किया जा सकता है। और अगर कहीं पे प्रॉपर्टीज़ की रेंटिंग भी की जा रही है, मतलब रेंट पे भी देना है किसी चीज़ में, तो वहाँ पे भी रियल एस्टेट काम आता है। तो आप ये कह सकते हो कि रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को बाय सेल और रेंट पे दिया जाता है। सच एज जैसे लैंड की बात कर लो, बिल्डिंग की बात कर लो या होम्स की बात कर लो। स्पेशली इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये काम किया जाता है। लोग प्रॉपर्टी में डीलिंग इसलिए करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर कर उसको लंबे समय तक आज खरीद लेते हैं और लंबे समय तक रख कर उसको बेचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आज हमने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद ली और कल उसका प्राइस 1 करोड़ हो गया, तो हमारे लिए वो बेनिफिटेड रहने वाला है, राइट। लिक्विडिटी। अब देखिए, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का क्या फ़र्क है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में हाईली लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जल्दी से ही बाय कर लिए जाते हैं शेयर और जल्दी जल्दी से ही बेच दिए जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लिक्विडिटी का मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत क्विकली काम होता है। मतलब उसमें सारी तरह की प्रोसेस आपके पास इन्वॉल्व है। यानी आप क्विकली सारा काम आराम से कर सकते हो। जब आपको लगता है सेल करने का मौका आया है, तभी आपको सेल करने के बेसिस पे वो, मतलब कह लो कि उसी समय वो ट्रांजैक्शन डन हो जाएगी। मतलब ट्रांजैक्शन में टाइम नहीं लगता है। मतलब अगर आपने सेल बटन दबाया, उसी समय सेल भी हो गया और उसी दिन के अंदर अंदर आपको ट्रांजैक्शन मनी भी वापस आ जाती है। यानी सेलिंग, जो आपने सेल किया, जो प्रॉफिट होता है वो भी आपके पास आ जाता है, राइट। तो कुल मिला के जो ट्रांजैक्शन टाइम है वो बहुत कम होता है और मनी जो है वो बहुत जल्दी क्विकली इधर उधर चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, वहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी लेस है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल करते हैं प्रॉपर्टी को, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। उसमें बहुत सारे वीक्स लग जाते हैं, बहुत सारे मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को हमें डन करना पड़ता है। इस वजह से वेरी सिंपल। नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी। अब देखो, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है चेंजेस की बात कर लो ज़्यादा, मतलब चेंजेस कितनी बार आते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पे तो भाई ऊपर नीचे मार्केट जब जब होती है दिल धड़कता है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि मोर वॉलेटाइल मार्केट कौन सी है, एज़ यूजुअल स्टॉक मार्केट। क्योंकि वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस रैपिडली देखने को मिलेंगी। मार्केट कंडीशन जब जब चेंज हुई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने जब जब अपना रोल प्ले किया, तब तक मार्केट में प्राइसेस में चेंजेस आते रहेंगे और वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। तो मोर वॉलेटाइल मार्केट इसको माना जा सकता है। पर जो रियल एस्टेट है, इट इज़ अ लेस वॉलेटाइल मार्केट। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल लेस है। येस, इट इज़ लेस देन स्टॉक मार्केट, बिकॉज इसमें इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होते प्राइजेस के। मतलब अब ये कह लो कि इट विल बी चेंज वेरी स्लोली पर्पस में होते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पे इसका होना, डिपेंड करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का होना और डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड। ये सब फैक्टर्स बहुत रेयर आप देखोगे कि इसमें चेंजेस आते हैं। जब जब ज़्यादा इस इफेक्ट में, जब ये ज़्यादा फैक्टर काम आएंगे, तभी प्रॉपर्टी के प्राइजेस में चेंजेस आएंगे। अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत टाइम के बाद, जबकि स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है।
उसके बाद है इन्वेस्टमेंट होरिजन। इन्वेस्टमेंट होरिजन का मतलब होता है कि अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो मैंने ऊपर ही बताया कि इट इज़ वैल्यूएबल फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो भी आपको सही लगता है। लेकिन जो रियल एस्टेट है ना, इसमें जो भी लोग आते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आज अगर प्रॉपर्टी का प्राइस अगर कम है तो कल को वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो ज़्यादा समय के लिए आपके पास प्रॉपर्टी इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि वो 10-12 साल अगर अपने पास रख लेंगे प्रॉपर्टी और उसके बाद बेचेंगे, तो शायद जितना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं इस एक प्रॉपर्टी को बेचने से, शायद वो शेयर मार्केट में उतना प्रॉफिट ना कमा पाए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली रियल एस्टेट में ही होती है, राइट। उसमें शॉर्ट टर्म का डीलिंग नहीं रहता ज़्यादा। कैपिटल के रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज़ यूजुअल आप शेयर मार्केट में कम पैसों में भी जा सकते हो। यानी अगर आपके पास 500 रुपीज़ भी हैं तो आप छोटे से पैनिक स्टॉक को भी खरीद कर अपनी एंट्री कर सकते हो शेयर मार्केट में, और वहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल भी कर सकते हो। यानी वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी मैटर नहीं करती। लोअर एंट्री बैरियर्स हैं, यू कैन स्टार्ट विद वेरी रिलेटिवली लेस और स्मॉल कैपिटल। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर आप उस चीज़ में एंटर हो सकते हो, उस प्लेटफॉर्म को, मतलब उस प्लेटफॉर्म में एंटर हो सकते हो, राइट। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक मार्केट है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक साइकिल, मार्केट सेंटिमेंट्स, कंपनी परफॉर्मेंस और ग्लोबल इवेंट। आप ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट प्रॉपरली रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क इसलिए हैं क्योंकि इसमें हायर रिटर्न्स भी उतने ही हैं। मतलब जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा रिटर्न भी शायद मिल सकता है, शायद, लेकिन अगर नहीं मिला तो उतना पैसा डूब भी सकता है, राइट। यू नो वेरी वेल रिस्क रिलेटेड टू रिटर्न एज वेल। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक साइकिल डिपेंड करते हैं, ग्लोबल इवेंट्स ऑल्सो डिपेंड होते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी में सिर्फ जो रिस्क है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू डैमेज, मार्केट डिमांड में चेंज ज़्यादा हो जाना, या इकॉनमी का डाउन ट्रेंड आ जाना, तब जाकर प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होता है। उसमें ग्लोबली इवेंट्स ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, या उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डली इफेक्ट करेंगे। यानी इसमें बहुत सारे कम ऐसे रीजंस हैं जिसमें हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी में, बल्कि शेयर मार्केट में हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे अदर फैक्टर ज़्यादा हैं जिसके लिए हम अनस्टेबल हैं, मतलब हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, राइट। ऑनरशिप एंड कंट्रोल। देखिए शेयर मार्केट में हमारे पास जो ऑनरशिप है ना वो सिर्फ फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शंस में मतलब जिस कंपनी के मैंने शेयर्स खरीदे उसका कुछ हिस्सा ही मेरा मतलब उस कंपनी का कुछ हिस्सा ही मेरे पास ऑनरशिप का है। यानी पूरी कंपनी मेरी नहीं हो जाएगी। यानी उस चीज़ मतलब उस कंपनी के शेयर्स खरीदने से मेरी कंपनी नहीं हो जाएगी वो। ऑफकोर्स उस कंपनी का कुछ फ्रैक्शन पार्ट ही मैं ऑन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास जो कंट्रोल होगा वो बिल्कुल वेरी 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 लिटल होगा, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और अगर उसकी डायरेक्ट ऑनरशिप इन्वॉल्व हुई तो उसका पूरा प्रॉपर कंट्रोल है किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और पूरे डिसीजन उसके इन्वॉल्व है उस चीज़ के अंदर। वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व भी हो सकता है, यूज़ भी मतलब डिसीजंस भी ले सकता है, और पूरा कंट्रोल उसके अंदर है, ऑनरशिप उसके अंदर है, राइट। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की, आखिरी पॉइंट हमारा है टैक्स इम्प्लीकेशन। तो देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है वो कैपिटल गेन की है। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी कैपिटल गेन की है, पर शेयर मार्केट में जो कैपिटल गेन है ना वो होता है एप्लीकेबल शेयर्स को बेचने पर या डिविडेंड इनकम के ऊपर। बट रियल एस्टेट मार्केट में भी सेल जब करोगे प्रॉपर्टी तभी ही कैपिटल गेन होने वाला है। लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है, वहाँ पे शेयर्स को बेचने के ऊपर होता है और डिविडेंड इनकम के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, और इधर रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी सेल करने पर और रेंटल इनकम मिलने पर तभी आपको टैक्स लगेगा, यानी कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स के अंदर टैक्स है वो तभी लगेगा अगर ऊपर आप शेयर्स को सेल करते हो और डिविडेंड इनकम कमाते हो, और रियल एस्टेट में तभी लगेगा जब आप प्रॉपर्टी सेल करोगे या फिर उससे कोई रेंट आपको मिल रहा है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने अभी बताया ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है ना तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।